जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सीएमओ में अहम बैठक। सीएमओ में वंदे मातरम @150 के होने वाले कार्यक्रमों पर बैठक। आगामी दिनों में संपूर्ण देश में हो रहा है वंदे मातरम कार्यक्रम में देश भक्ति के कार्यक्रम। लाखों युवा छात्र जुटेंगे इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम से प्रदेश में भी होंगे वंदे मातरम के 150 साल होने पर पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में वंदे मातरम के 150 साल होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में बैठक ले रहे हैं। बैठक होने अहम बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सीएमओ में वंदे मातरम के तहत 150 के होने वाले कार्यक्रमों को लेकर जो है अहम बैठक। आगामी दिनों में संपूर्ण देश में ही होगा वंदे मातरम 150 कार्यक्रम को लेकर जो है तैयारियां भी जो है की जा रही हैं और इसी को लेकर अहम बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदेश में और देश में वंदे मातरम के 150 साल होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी को लेकर बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। न सिर्फ देश बल्कि प्रदेश में भी जो है ये पूरा भव्य कार्यक्रम होना है और इसी को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। तो भव्य कार्यक्रम देश प्रदेश में होगा और अब खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की। बैठक में दोनों ही नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की। तो देखिए, विभिन्न विषयों को लेकर यहां पर दोनों की बातचीत हुई, मुलाकात हुई, चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट हुई है ओम प्रकाश माथुर की। तो मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई है। दोनों के बीच कई विषयों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर यहां पर महत्वपूर्ण बातचीत, शिष्टाचार भेंट हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ओम प्रकाश माथुर की। और मुलाकात के दौरान जो है महत्वपूर्ण विषयों को लेकर दोनों के बीच चर्चा भी हुई। बढ़ेंगे आगे। बारां जिले के अंता में 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों पर फोकस किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस शासन में कुर्सी बचाने के चक्कर में कोई भी विकास कार्य नहीं किए जाने के आरोप लगाए गए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। भाजपा सरकार की ओर से हर क्षेत्र में विकास कार्यों को अंजाम दिया गया। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। परीक्षा देते थे, परीक्षा में मेहनत करके परीक्षा देते थे और पेपर लीक हो जाते थे, बार-बार पेपर लीक होते थे। भजनलाल जी ने एसआईटी का गठन करके पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार किया, जेलों में बंद करने का काम। ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा भी देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान का डबल, मैंने पहले जितनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी उससे दुगुनी तक कर दी। इसके लिए केंद्र के नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहिए और हमारी राजस्थान की सरकार ने भी जो काम किया वो आप सबके सामने है। ये सब काम हम जनता के सामने रख रहे हैं, हम रख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता रख रहे हैं। हमारे यहाँ के और जो जनप्रतिनिधि वो भी बड़े जागरूक हैं, वो भी काम कर रहे हैं। सभी मिलकर के एक मुखी होकर के हम राजस्थान के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। आप सबको पता है कि केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है 6,000 रुपया प्रति वर्ष। उसमें 3,000 रुपया जोड़ने का काम भी राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने किया। 9,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में दिया। यही सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना, रेलों का विस्तारीकरण करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना ट्रेनों का, ये सब काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया।
राजस्थान की सरकार गलती से गल्ला लगाकर उस काम में भी लगी, विकास के काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार को बिल्कुल मुक्त, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की व्यवस्था की। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, राज्यपाल से कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की। दोनों की मुलाकात हुई। राज्यपाल हरिभाव बागड़े से राजभवन में मुलाकात हुई है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के नव नियुक्त कुलगुरु हैं प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा। कुलगुरु बनने के बाद राज्यपाल से उनकी ये पहली मुलाकात है। तो राज्यपाल हरिभाव बागड़े से मुलाकात हुई है कुलगुरु पवन कुमार की। तो ये पहली मुलाकात है दोनों के बीच। शिष्टाचार भेंट हुई, दोनों की बातचीत भी हुई। राज्यपाल से कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार ने मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल हरिभाव बागड़े से राजभवन में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार। जयपुर से ही खबर, राज्यपाल से सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की भेंट हुई है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े से राजभवन में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर बातचीत की, चर्चा की। राज्यपाल से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। तो सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की भी मुलाकात हुई। राज्यपाल हरिभाव बागड़े से राजभवन में दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई, मुलाकात हुई और इस दौरान विभिन्न विषयों पर गहनता से चर्चा भी हुई। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल हरिभाव बागड़े से सिक्किम के राज्यपाल ने मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट की। दोनों के बीच गहनता से विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई, बातचीत हुई। राज्यपाल हरिभाव बागड़े से मिलने के लिए पहुंचे थे सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। बढ़ेंगे आगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल जाकर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पत्नी की कुशलक्षेम जानी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने पिछली कांग्रेस सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ करते हुए भजनलाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही अंतः उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और हम चुनाव जीत रहे हैं। तो देखिए, अंतः उपचुनाव को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। जीत का दावा करते नजर आए हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत। कांग्रेस सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहां पर उन्होंने बात रखी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे एसएमएस अस्पताल, स्पीकर वासुदेव देवनानी की पत्नी की कुशलक्षेम जानी, कांग्रेस सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ की, अपनी बात रखी और इस दौरान देखिए भाजपा को भी आड़े हाथों कहीं ना कहीं लिया, जीत का दावा किया। अंतः उपचुनाव को लेकर, अंतः उपचुनाव की तारीख नजदीक है और ऐसे में अब जो है सभी पार्टियों की रणनीति तो है ही, लेकिन जीत के दावे भी तमाम पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। एक बार फिर पूर्व सीएम अशोक गहलोत यहां पर अपनी जीत का दावा करते नजर आए हैं, कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा करते नजर आए हैं कि अंतः उपचुनाव में कांग्रेस जीत रही है। ये बड़ा दावा पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरफ से किया गया है। जो हमारी स्कीम थी स्वास्थ्य सेवाओं की, वो पूरे देश के अंदर चर्चा में आज भी है। सीएनजी योजना हो, चाहे वो फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें, फ्री ऑपरेशन, हिंदुस्तान में कहीं नहीं। और पूरी पब्लिक के लिए मेन बात ये है कि आयुष्मान भारत वगैरह योजना है ना, एक कैटेगरी के लिए, अपनी योजना पूरे प्रदेशवासियों के लिए थी। राजनीति का फर्क है, उनको सरकार को चाहिए किसी कीमत पर कमजोर नहीं करे, क्योंकि हर परिवार में बीमार होता है, लोग गरीब होते हैं और एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, अचानक घर में आ गया खर्चा, ये ऑपरेशन का आ गया, दवाओं का आ गया, ठीक है ना, जांचों का आ गया, वो कहाँ। रुक करेंगे अगली खबर का। दौसा के महवा से खबर आपको बता रहे हैं, नेशनल हाईवे 21 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश रोडवेज बस हुई हादसे का शिकार। हिरनी मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है बस। अनियंत्रित हुई बस बबूल के पेड़ में जा घुसी। बस में सवार 3 दर्जन से अधिक यात्री चोटिल हो गए हैं। 2 यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो एक बड़ा सड़क हादसा नेशनल हाईवे 21 पर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश रोडवेज बस हादसे का शिकार हुई है। बस में सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 2 यात्रियों की हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। अनियंत्रित हुई थी बस और बबूल के पेड़ में जा घुसी और दुर्घटना का शिकार हो गई। बस में सवार सभी यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 2 यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है।
खेड़ली पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है बस। दुर्घटना मतलब पहले डिवाइडर में लगे, मेरे हिसाब से नींद का झटका लगा ड्राइवर, उसके बाद में फिर गाड़ी संभली नहीं और जाती कूद गई। डिलाइवर्स हो गया था। कैसे कंफर्म हुआ? जो ये पहले टिपर मारा था इस साइड, तो एकदम 2 सेकंड नहीं लगी, तुरंत यूं पेड़ में लग गई। कितने लोगों को चोट आई है? चोट 50-60। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता नजर आ रहा है। हापुड़ की ढाणी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सरकारी शिक्षक मदन लाल की कलयुगी हरकत ने न सिर्फ स्कूल के माहौल को शर्मसार कर दिया, बल्कि पूरे ही शिक्षा विभाग पर गंभीर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए। शराब के नशे में धुत होकर स्कूल के बरामदे में पड़े मिले शिक्षक ने एक छात्रा की कॉपी पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर रात में कॉल करने की बात लिख डाली। मामला संज्ञान में आने के बाद तूल पकड़ता दिखा। शिक्षा विभाग ने आखिरकार कार्रवाई की और शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। बढ़ेंगे आगे। कोटा के रामगंज मंडी में सेवा पखवाड़े के तहत देवली खुर्द ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में नट समाज की कमलाबाई ने विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता संतोष कुमार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आने के बदले 2000 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया। महिला ने मंत्री को राशन कार्ड में संतोष की हैंडराइटिंग वाली एंट्री दिखाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मौके पर बिजली विभाग का रजिस्टर मंगवाकर राइटिंग का मिलान किया और तो 2000 रुपए की अवैध वसूली का मामला है। सेवा पखवाड़े के तहत शिविर का आयोजन किया गया। बढ़ेंगे आगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर के मानसरोवर से खबर, नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा की मौत का ये मामला। स्कूल बिल्डिंग से गिरने से छात्रा अमायरा की मौत हो गई। मानसरोवर के नीरजा मोदी स्कूल की ये घटना है। बड़ा सवाल है, पुलिस के आने से पहले खून के धब्बे साफ क्यों कर दिए गए? ऐसे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार की सवाल है, स्कूल की लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार छात्रा ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या किसी दबाव के चलते छात्रा ने ऐसा कदम उठाया? क्या छात्रा मजबूर हुई या उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने आत्मघाती कदम उठाया? वहीं दूसरी ओर स्कूल की भी जो है लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है कि छात्रा जब इतना बड़ा कदम उठाने के लिए छत पर आखिरकार कैसे पहुंची? क्या किसी प्रकार की कोई जो है वहां पर निगरानी नहीं की जा रही थी? क्यों बच्चे छत पर पहुंच जाते हैं? इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो स्कूल को लेकर खड़े हो रहे हैं। स्कूल प्रबंधन की ऊपर भी जिस तरीके से आरोप लगते हुए परिजनों की तरफ से नजर आए कि आखिरकार जो है खून के धब्बे साफ क्यों किए गए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए कई सवाल स्कूल प्रबंधन पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो छात्रा आखिरकार कैसे पहुंची? क्या किसी प्रकार की निगरानी नहीं? आखिरकार छात्रा ने ऐसा कदम क्यों उठाया? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार जो है, क्योंकि देखिए सबूत था जिस तरीके से खून के धब्बे साफ किए गए, आखिरकार क्यों ऐसा किया गया पुलिस के पहुंचने से पहले? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त स्कूल प्रबंधन पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल पूनम, देखिए कि आज राजधानी में जिस तरह का हादसा नीरजा मोदी स्कूल में सामने आया है, ये हादसा जो है ये झकझोर देने वाला है और ये आत्ममंथन करने वाला भी है कि आखिरकार इस तरह की जो बड़ी स्कूल हैं, जो चमक धमक से लैस हैं, जिनमें तमाम सुख सुविधाओं की बात की जाती है, उसके बावजूद इस तरह का हादसा हो जाता है। एक बच्ची जो है 4वीं मंजिल पर चढ़कर नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है और उसकी जान चली जाती है, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसे स्कूल में, छोटे स्कूलों के क्या हालात होंगे जब इतनी बड़ी स्कूल में इतने बड़े सुरक्षा व्यवस्था के जो दावे करने वाले स्कूल में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। उसके बाद में लगातार जो पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा, शिक्षा विभाग की टीम भी वहां पर पहुंची, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक स्कूल प्रबंधन की तरफ से किसी तरह का जवाब नहीं दिया जा रहा। स्कूल प्रबंधन पुलिस प्रशासन के सामने नहीं आ रहा है, अभी तक चुप्पी साधे हुए इस पूरे मामले पे। आखिर इतनी लीपापोती क्यों कर रहा है स्कूल प्रबंधन? क्या स्कूल प्रबंधन की जिस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था में खामी है, उसके अलावा और क्या खामियां रह सकती हैं? जो स्कूल प्रबंधन है, क्यों
बच रहा है, क्यों दूर भाग रहा है, तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। अभी मैं जयपुरिया हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो बच्ची है उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया है, पोस्टमार्टम किया जाएगा और यहाँ पर बच्ची के परिजन हैं वो भी मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो बच्ची के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और जो आगे की जो कार्रवाई है पुलिस की उसकी बात यहाँ पर चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर चूंकि अभी हम यहाँ पर मौजूद थे तो जो तमाम परिजन हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे थे कि आखिरकार स्कूल जो प्रशासन है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। स्कूल प्रबंधन को हमारे सामने आना चाहिए, पुलिस के सामने आना चाहिए और जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में कम से कम बयान देना चाहिए कि किस तरह से यह हादसा हुआ है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। चूंकि अभी सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से बाहर में आया, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास में है, तो पुलिस ने साफ तौर पर जब परिजनों से बातचीत की, हालांकि वो अभी वायरल नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज आ गया है और परिजनों को वो दिखाने की कोशिश करते हुए समझा रहे थे कि देखिए किस तरह से बच्ची ने छलांग लगाई है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि जो बच्ची जिसकी मौत हुई है वो करीब 40 सेकंड के आसपास तक जो बालकनी थी वहां पर बैठी थी और उसके बाद में एकदम से छलांग लगाती है और नीचे कूदने से उसकी मौत हो जाती है। तो इसको ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये सुसाइड हो, लेकिन परिजनों का ये भी साफ तौर पर कहना था कि आखिर छलांग लगाने की नौबत कैसे आई। क्या स्कूल प्रबंधन में किसी स्टाफ की तरफ से किसी तरह से जो वो पीड़ित थी किसी तरह का प्रेशर उस पर बनाया जा रहा था, किसी तरह का दुर्व्यवहार उसके साथ हुआ था। तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। अगर वो नीचे गिरी तो भी स्कूल प्रबंधन की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। अगर सुसाइड करने की कोशिश की थी बच्ची ने या छलांग लगाकर खुद जान दी है तो भी सवाल है कि स्कूल में महज 10 से 12 साल की जो बच्ची है वो आखिर इतना कैसे सोच सकती है कि वो सुसाइड करे। क्या ऐसे कारण हो सकते हैं? ये तमाम जो है जांच के पहलू हैं और जांच तभी सही से हो पाएगी जब स्कूल प्रबंधन है वो सामने आएगा, बातचीत करेगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जब खुद शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के आने के बाद भी स्कूल प्रबंधन की हिम्मत देखिए कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत नहीं कर रहा। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ तौर पर मीडिया से कहा कि हम कई देर से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो प्रिंसिपल मिल रही है ना ही और उच्च प्रबंधन जो स्कूल का है वो उनसे बातचीत करने की जो है कोशिश कर रहा है या उनके सामने आया है। तो ये कई तरह के सवाल है और लगातार जो हादसे से लेकर अभी तक की ये पूरी जो कहानी है इसमें हर मोड़ पर स्कूल प्रशासन की है जो साफ तौर पर लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि अब जब डेड बॉडी यहाँ जयपुरिया हॉस्पिटल में है, इससे पहले मेट्रो मास में ले जाया गया था, वहाँ पर डॉक्टर्स ने जैसे मृत घोषित किया, तो यहाँ पर पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई होगी लेकिन परिजनों की सहमति से होगी। ऐसे में परिजनों से समझाइश का दौर अभी है वो चल रहा है, लेकिन परिजन एक बात पर जो अड़े हुए हैं कि जो स्कूल प्रबंधन है उसको सामने आना चाहिए, अपना जो बयान है वो देना चाहिए और घटना के पीछे कहाँ क्या क्या लापरवाही रही इसके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए। पुलिस से भी ये कहा जा रहा है कि आप उन पर कठोर कार्रवाई कीजिए, कहां पर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही रही है। पूनम, बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखिए बताया कि स्कूल प्रबंधन जो है अभी भी लगातार चुप्पी साधे हुए, तो वाकई कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी पहुंचते हैं, उनके सामने भी प्रबंधन कुछ कहने को तैयार नहीं है। परिजन भी लगातार मांग कर रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन सामने आए और आखिरकार कुछ कहे। तो अपने आप में ये चुप्पी है कई सारे सवाल खड़े करती है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इशारा इसी और है कि स्कूल प्रबंधन की ही लापरवाही है जो बच्ची की जान गई और कहीं ना कहीं इसी कारण स्कूल प्रबंधन अभी भी चुप्पी साधे हुए है। बिल्कुल पूनम, देखिए कि ये आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन अभी जब यहाँ पर मौजूद थे तो ये चर्चा हो रही थी जिसमें पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। परिजनों का ये कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस उनको दिखा रही है वो ये कह रही है कि बच्ची खुद छलांग लगाई है। तो परिजनों का ये भी कहना है कि छलांग लगाने के पीछे वजह क्या किसी तरह की कोई प्रताड़ना तो नहीं थी, क्या वजह क्या रही, आखिर छलांग क्यों लगाई। अब जब बात, चूंकि पुलिस ने भी ये बातचीत मानी कि जो स्कूल प्रबंधन है उसको वाकई में सामने आना चाहिए, अपना पक्ष है वो रखना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है पुलिस जो स्कूल प्रबंधन, इसके बारे में पुलिस भी कह रही कि हम नहीं जानते। बड़ी बात यही है कि आखिर इतना बड़ा रसूख, साफ तौर पर ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर स्कूल बड़ी है तो उसके जो संचालक हैं, प्रबंधन है, वो भी बड़े रसूख वाला होगा, लेकिन अगर किसी बच्ची की इस तरह से लापरवाही की वजह से जान जाती है तो न्याय के लिए बड़ा और छोटा कोई नहीं होता है। जरूर जो स्कूल प्रबंधन है उसको या तो सामने आना चाहिए, अगर वो अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि घटना के लगभग 6 घंटे के आसपास बीत चुके हैं, तो ऐसे में पुलिस को और शिक्षा विभाग को एक्शन लेना चाहिए, नोटिस जारी करना चाहिए तुरंत कि उनको
स्कूल प्रबंधन को कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा आप सामने आइए, पूछताछ में सहयोग कीजिए, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर किसी तरह का ब्लेम भी नहीं किया जा रहा। पुलिस प्रशासन भी यही चाह रहा है कि एक बार जब स्कूल प्रबंधन सामने आए तो कम से कम जांच की एक शुरुआत हो, एक जो लेवल है वहां से बात ऊपर उठे। लेकिन यहाँ पर सबसे घोर लापरवाही इसको कहेंगे। आखिर ऐसी कौन सी कितना बड़ा रसूख किसी का हो सकता है कि इतने शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की बातचीत जो है नहीं हो पाई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एक रिपोर्ट है वो दी जा रही है परिजनों की तरफ से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कि आखिर जो ये पूरा जो हादसा हुआ है इसमें जो स्कूल प्रबंधन की क्या क्या लापरवाही रही, क्यों ये हादसा हो जाता है, कहां पर सुरक्षा चूक हुई है और किस तरह से बच्ची 4th फ्लोर पर जाती है। और एक बड़ी बात यह भी है कि इतनी देर तक वो वहां पर टहल रही थी, इतना बड़ा कॉरिडोर था और वहां पर कहा यह जाता है कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज है उस स्कूल में और उसकी पूरी मॉनिटरिंग है वो लगातार होती है। तो अगर बच्ची इस तरह से चहल पहल वहां पर की सस्पेक्टेड साफ तौर पर दिख जाता है, वो बालकनी में चढ़कर अगर कुछ कर रही थी या फिर कूदने की कोशिश कर रही थी तो 40 से 50 सेकंड वहां पर लगे थे। तो ऐसे में साफ तौर पर किसी का ध्यान जाना चाहिए था, या फिर जो गार्ड है, जो चपरासी है, वो भी वहां पर टहलते रहते हैं, तो किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया, ये बड़ा सवाल है। और ये तभी शुरू होगा जब जांच शुरू होगी, चूंकि जांच को लेकर भी एक पूनम वहां पे अभी देखा होगा आपने, जहां पर बच्ची गिरी थी, जो खून के धब्बे जहां पर लगे हुए थे, उस घटना स्थल पर जो भी छोटे मोटे साक्ष्य थे उनको नष्ट करने की कोशिश स्कूल प्रबंधन के द्वारा की गई है। पूरा उसको धो दिया गया है, पूरी सफाई वहां पर कर दी गई थी, जबकि उससे पहले ना तो पुलिस वहां पर पहुंची थी ना ही FSL की टीम। हालांकि FSL टीम ने जो भी उनके जरूरी जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जो एविडेंस है वो जुटा लिए हैं, उनके सैंपल्स ले लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जांच प्रभावित होती है जब साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जाती है। तो अपने आप में ये भी एक बड़ा आरोप है वो स्कूल प्रबंधन पर है। तो सभी पहलुओं पर पुलिस प्रशासन को, FSL टीम को जांच करनी चाहिए। और अगर इतने बड़े हादसे के बाद भी स्कूल प्रबंधन इतना सोया हुआ है, सामने नहीं आ रहा है, तो शिक्षा विभाग को आनन फानन में स्कूल प्रबंधन पर जो भी कार्रवाई होती है शिक्षा विभाग की तरफ से वो करनी चाहिए। और अगर फिर भी नहीं आता है तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं होगी, मान्यता भी रद्द करनी चाहिए, ताकि जो बाकी स्कूल वाले हैं उनमें एक मैसेज आए कि किसी तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं होगी। पूनम, बिल्कुल, ये ज़रूर एक मैसेज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार जब स्कूलों की इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई झकझोर देने वाली ये घटना है। सुनील, यहाँ पर एक चीज़ और, जिस तरीके से देखिए बच्ची टहल रही थी, आपने भी जिक्र किया CCTV में वो, लेकिन उसके बाद ध्यान नहीं दिया जाता, उसके बाद ये कदम उठाया जाता है। लेकिन एक चीज़ और, क्या बच्ची ने कभी अपने घर पर जिक्र किया कि स्कूल में उसे किसी तरह का टॉर्चर सहना पड़ा हो या उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हो? हालांकि देखिए परिजनों का भी कहना कुछ भी मुश्किल है, ये ऐसी घड़ी है, उन्होंने अपनी बच्ची को खोया है, लेकिन पुलिस ने अगर कोई जानने की कोशिश की हो, जानकारी ली हो और आप तक की बात पहुंची हो कि किसी तरीके से परिजन से कभी कोई बच्ची ने शिकायत की हो इस तरीके के स्कूल में वो परेशान हो रही है? देखिए पूनम, ये साफ है परिजनों से डायरेक्ट अभी बातचीत नहीं हो पाई है, कोई मीडिया से बातचीत नहीं करने की स्थिति में है, क्योंकि परिजनों की बात करें तो बच्ची के माँ और बाप वही भली भांति जानते हैं कि आखिर किस तरह की बातें होती थी। लेकिन अगर इस तरह की बात होती तो जरूर पुलिस तक बात पहुंचती। परिजनों की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन वो स्कूल में अगर बच्ची कूदी है, वहां पर जो छलांग लगाने की बात कही जा रही है, तो किसी तरह की बात अगर स्कूल में जो उसका व्यवहार है, चूंकि टीचर के साथ सबसे ज्यादा समय कोई भी बच्चा रहता है, और एक दूसरी बात क्योंकि बहुत समझदार नहीं थी, आप मानिए कि अगर 6ठी क्लास में वो बच्ची थी तो महज 10-11 साल के आसपास उसकी उम्र रही होगी। तो इस उम्र में बहुत ज़्यादा सोचना या सुसाइड जैसी बात कही जा रही है, इस नौबत तक पहुंचना ये भी एक बड़ा सवाल वो है। लेकिन फिर भी अगर CCTV को आधार माने तो अगर बच्ची खुद कूदी है तो स्कूल प्रबंधन को इसके लिए सामने आना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में सारा घटनाक्रम हुआ है, स्कूल में किस स्थिति में वो टहल रही थी, क्या वो सोच रही थी, किस तरह की जो एक्टिविटीज है वो कर रही थी, और सुबह से जब क्लासरूम में आई थी तब उसके हाव भाव कैसे थे, पिछले दिनों में स्कूल में कैसा व्यवहार था, किस तरह का जो उसका जो स्टैंडर्ड था वो था, तमाम चीज़ों को लेकर ये स्कूल प्रबंधन बता सकता है भली भांति कि क्या बच्ची के साथ हो रहा था और पिछले कुछ दिनों से क्या व्यवहार में कोई बदलाव तो नहीं था। इन्हीं पहलुओं के लिए परिजन भी ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन को सामने आना चाहिए, जाँच होनी चाहिए। और चूंकि इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो उसके बाद में सब कुछ जो कुछ भी
भी जांच से पहले कह देना जल्दबाजी होता है। जांच के बाद ही ये स्पष्ट होता है कि आखिर क्या जो वजह है वो रही होगी। तो ऐसे में अभी इंतजार यही करना होगा कि आखिर जांच कब की जाएगी। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर जो हादसा हुआ वो क्यों हुआ, वहाँ पर जब चौथी मंजिल इतनी खुली जगह है, वहाँ पर अगर छलांग भी लगाई है बच्ची, लेकिन बाकी लोग गलती से भी, जो छोटे बच्चे हैं गलती से भी वहाँ पर खेलते खेलते गिर सकते हैं। ऐसी नौबत थी। तस्वीरों में सच बेदर्द ने दिखाया था कि किस तरह से छठे फ्लोर से लेकर नीचे तक पूरा जो एरिया है वो खुला हुआ है। वहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त हादसा जो है वो घट सकता है, क्योंकि जो 1 2 3 लोग नहीं होते हैं स्कूल में, पूरा सैकड़ों की संख्या में छात्र होते हैं। तो धक्का मुक्की खेल कूद में आपस में करते रहते हैं। तो अगर जरा सी लापरवाही हुई तो कभी वहां पर हादसा हो सकता है। वहां पर पूरी बिल्डिंग को कवर करने की जरूरत है, जो सेफ्टी नेट आता है उससे कवर करने की जरूरत है। और दूसरी बात, अगर खुला कॉरिडोर है तो वहां पर गार्ड या फिर चपरासी, जो लोग उनकी ड्यूटी होनी चाहिए। ऐसा कहा भी जाता है कि नीरजा मोदी स्कूल में तमाम जो व्यापक प्रबंधन है सुरक्षा के, वो प्रबंध किए गए हैं। लेकिन इस तरह की जो घटना हो जाती है तो ऐसी जो बातें जो कही जाती है वो महज दावे, खोखले दावे हैं, वो साबित होते हैं। दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज से भी कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। तो बच्ची क्यों कूदी, क्या हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन इस तरह की जो असुरक्षा का माहौल वहां पर कैसे बना, क्यों किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल कि जो तमाम जो एविडेंस है उनको क्यों धोया गया। तीसरा सवाल ये कि चुप्पी क्यों साध रखा है स्कूल प्रबंधन, क्यों बार बार बच रहा है और क्यों इस घटना है इस पर लिपापोती करने की कोशिश कर रहा है। इतना बड़ा कैसा रसूख हो सकता है, या फिर कोई अपने आप को बचाने के लिए क्या कोई जुगाड़ तो नहीं कर रहा है, क्या जांच को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो कई तरह के पहलुओं, कई सवाल हैं। इनका जवाब तभी होगा जब जल्दी से जल्दी जो भी परिजन है उनको, माफ कीजिएगा, जो भी स्कूल प्रबंधन के लोग हैं उनको सामने लाना होगा, पुलिस को और शिक्षा विभाग को। सुनील, एक आखिरी सवाल और संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आखिर कब शुरू होगी? डेड बॉडी लाई जा चुकी है? देखिए, मैं बिल्कुल पूनम मोर्चरी के बाहर ही मैं मौजूद हूँ। एक बार ये देखिए, यहाँ पर पुलिस की कुछ गाड़ियाँ हैं और इसके ठीक पीछे कुछ परिजन हैं, वो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और एक दूसरी तरफ जो पुलिस के अधिकारी वो भी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यही कहना है कि जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन पोस्टमार्टम से पहले परिजन ये पूरा स्पष्टीकरण चाहते हैं कि स्कूल प्रबंधन क्या कहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम तभी होगा जब एक एश्योरिटी मिले परिजनों को भी कि आखिर घटना क्यों हुई है, स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है, स्कूल प्रबंधन की कहां लापरवाही हुई, पुलिस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, किस तरह से निष्पक्ष जांच करेगी। तो तमाम जो मांगे हैं परिजनों की वो हैं, और पुलिस जैसे ही इन पर सहमति देती है तो उसके बाद संभवतः कुछ देर में पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो शुरू होगी। जी, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो स्कूल प्रबंधन की नजर आ रही है।